हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ में करंट अफेयर से लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः यह आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य पीसीएस द्वारा संपूर्ण करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद करंट अफेयर्स के इस नोट्स को संकलित किया गया है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। एक सप्ताह में एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, 14 मई को यूपी पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा भी सुनिश्चित है। उससे पहले एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो करंट अफेयर्स का आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे गलत ना हो। तो तो चलिए जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए, जुलाई से लेकर के अप्रैल तक करंट अफेयर्स सफिशियंट रहेगा यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए जुलाई का देखते हैं करंट अफेयर्स। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस क्रम की राष्ट्रपति हैं। तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। और प्रथम राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो है पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो इसे याद रखिएगा। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और ये जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनको जो है शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन्ना ने दिलाया है। तो राष्ट्रपति को जो है आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इनका जन्म उड़ीसा में 1958 में हुआ था। ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं और ये संथाल आदिवासी जनजाति से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल में असंसदीय शब्द का एक सूची जारी किया गया है। इसे जो है लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसे जारी करने का विशेषाधिकार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास है। पहली बार ये सूची 1954 में जारी की गई थी। इसका अर्थ यह है कि अगर इन शब्दों का जो शब्द जो है असंसदीय घोषित किए गए हैं, उनका जो है संसद में प्रयोग किया जाता है या सदन में जो है बोला जाता है, तो उसे सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अभी जो है महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में ओबीसी को जो है 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। बंथिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है अनुमति दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो अमित शाह के द्वारा की गई है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। यदि क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो ये जो है सांविधिक निकाय है, अर्थात जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद कैसा निकाय है, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। जो क्षेत्रीय परिषद है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है और इसके उपाध्यक्ष है जो इसमें राज्य होते हैं, उसके मुख्यमंत्री बारी बारी से इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। यदि क्षेत्रीय परिषद की जोन की बात करें तो क्षेत्रीय परिषद को 5 जोन में विभाजित किया गया है। उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और एक जो है केंद्रीय। ये जो है 5 जोन है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश केंद्रीय जोन में आते हैं और बिहार पूर्वी जोन में आता है। तो इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक अलग से जो है उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया है, जिसका गठन 1972 में किया गया था। इसे जो है क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है, इसका गठन अलग से किया गया है। इसमें जो है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम शामिल हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो में परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है। यदि इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका जो है छोटा सा शुल्क रखा गया है। 25 रुपया इसका शुल्क रखा गया है पीडीएफ का, और इसे आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। 7007287440। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया रैंकिंग 2022। तो इंडिया रैंकिंग 2022 को किसने जारी किया है? याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया है और इसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा विकसित किया गया है।
यदि समग्र श्रेणी में शीर्ष संस्थानों की बात करें तो पहले स्थान पर जो है आईआईटी मद्रास है, दूसरे स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है, चौथे स्थान पर है आईआईटी दिल्ली है और पांचवें स्थान पर आईआईटी कानपुर है। तो ये जो है रैंक है, इसको याद रखिएगा। खास करके पहले स्थान पर जो है इसको याद रखिएगा आईआईटी मद्रास। चलिए देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में जो नया संसद भवन बन रहा है उस पर जो है प्रधानमंत्री द्वारा 11 जुलाई 2022 को उसके शीर्ष पर एक राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया गया है। तो संसद भवन के शीर्ष पर एक राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा 11 जुलाई 2022 को किया गया है। और ये जो चिन्ह है ये जो है कांस्य धातु का बना है। और कांसे का जो है निर्माण कैसे होता है, तो कांसे का निर्माण जो है तांबा तांबा प्लस टिन मिला करके कांसे का निर्माण किया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये कांसे से बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके निर्माणकर्ता सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास हैं। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसके निर्माणकर्ता सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास हैं। और जो संसद भवन है इसके जो है वास्तुकार हैं बिमल पटेल हैं, इसे याद रखिएगा, बिमल पटेल हैं। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है, जिसमें 4 सिंह हैं। नीचे एक कमल है, उसके ऊपर बीच में एक चक्र बना हुआ है, दाहिने तरफ सांड और सिंह का चित्र बना है और बाएं तरफ हाथी और घोड़ा का चित्र बना है। इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे फैक्ट अति महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है 2 से 3 बार यदि आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। देखिए जस्टिस रोहिणी आयोग की बात करें तो इसके कार्यकाल में भी हाल ही में विस्तार किया गया है और यह जो है 13वां विस्तार है। इसके कार्यकाल में 31 जनवरी 2023 तक का विस्तार किया गया है और इसका गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया था। यह 5 सदस्यीय आयोग है और यह अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था। इसका कार्य ओबीसी उपवर्गीकरण करना है, तो ये जो है इसका कार्य भी याद रखिएगा, ये ओबीसी उपवर्गीकरण से संबंधित है। चलिए देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 2022 को किया गया है। इसमें खुले में तथा व्यक्तिगत मकानों एवं भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई है। हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। यह जो है 13 से 15 अगस्त 2022 के मध्य मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002, इसे याद रखिएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब जो है सबसे पहले पारित हुआ था, तो 2002 में पारित हुआ था। और इसका पहला संशोधन 30 दिसंबर 2021 को किया गया था। इसमें कपास, ऊन, रेशम, खादी के अलावा पॉलिएस्टर के झंडे तथा हाथ एवं मशीन से निर्मित झंडे को फहराने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं भारतीय ध्वज संहिता से संबंधित, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ यूयू ललित के द्वारा राजस्थान के जयपुर में किया गया है। चौथा सिनर्जी सम्मेलन, तो चौथा सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह भारतीय सेना एवं रक्षा लेखा विभाग के मध्य आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य अग्निपथ योजना पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नामसाई घोषणा यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है सीमा विवाद को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पर जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया गया है और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखिएगा, रोम में है। इटली की कैपिटल रोम में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व 2030 तक भूखमरी उन्मूलन, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को
अपने सभी रूपों में समाप्त करने के अपने लक्ष्य से और भी दूर होता जा रहा है। ठीक है, जो 2030 तक एसडीजी में लक्ष्य रखा गया है भूखमरी समाप्त करने का, उससे हम और दूर होते जा रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। 2021 में 800 मिलियन से अधिक भूखमरी से प्रभावित थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 800 मिलियन से अधिक लोग भूखमरी से प्रभावित थे और 8% से अधिक लोग 2030 तक भूखमरी का सामना करेंगे। इसका कारण है संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, चरम जलवायु आपदाएं, बढ़ती असमानताएं और महामारी इत्यादि। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत में औपचारिक श्रम शक्तियों में महिलाओं की कम भागीदारी। तो महिलाओं की जो है कम भागीदारी है, ये आईएलओ का जो है रिपोर्ट है। 2019 के आधार पर जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2018 में पुरुषों की तुलना में कार्यरत महिलाओं की संख्या कम थी। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 20% कम भुगतान किया जाता है। चलिए देखते हैं। गोल 2.0 कार्यक्रम, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये जो है गोल का फुल फॉर्म है। इसका जो है दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इसका यह जो है संयुक्त पहल है जनजातीय कार्य मंत्रालय और मेटा फेसबुक का। इसका उद्देश्य है जनजातीय युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति योजना एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसका अवधि 2021-22 से 2025-26 है और यह जो है महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण करना। मंथन संगोष्ठी की बात करें तो इसका उद्घाटन पालघर, महाराष्ट्र में किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री द्वारा किया गया है और यह जनजातीय समुदायों के उत्थान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है विरासत एवं संस्कृति से संबंधित फैक्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए, स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो इसका अनावरण गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है और यह जो है स्वामी रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा है। स्वामी रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। ये वैष्णववाद से जो है संबंधित है और इनका दर्शन विशिष्टाद्वैत है। तो दर्शन भी पूछा जाता है कि ये किस दर्शन से संबंधित है, तो याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो इसका अनावरण फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में इसका अनावरण हुआ है और इसमें भी जो है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और यह 216 फीट ऊंची है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मानगढ़ पहाड़ी। तो मानगढ़ पहाड़ी ये जो है राजस्थान में स्थित है। इसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारक घोषित करने हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। यदि मानगढ़ पहाड़ी के इतिहास की बात करें तो 17 नवंबर 1913 को 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पर नरसंहार हुआ था। यह जो नरसंहार हुआ था यह मानगढ़ नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इसे आदिवासी जलियांवाला नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। यदि भील आदिवासी समुदाय की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बुनालू त्यौहार। तो बुनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, यह हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है, जो कि जो है तेलंगाना में है। यह देवी महाकाली को समर्पित है। देखिए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल। इसमें भारत का चुनाव किया गया है एक सदस्य के रूप में। भारत 2022 से 26 तक के लिए एक सदस्य के रूप में चुना गया है। सदस्य के रूप में भारत इससे पहले भी कार्य कर चुका है। 2006 से 2010 के मध्य कार्य कर चुका है और 2014 से 18 तक। चलिए देखते हैं।
खार्ची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में हुआ है। चलिए अब आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना, इस पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। यह जो है 5वां संस्करण है। इसमें जो है टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना को शामिल किया गया है। और अचीवर्स कैटेगरी में अपना उत्तर प्रदेश आता है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आता है? अचीवर्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो एफडीआई है, एफडीआई एक मूल कंपनी द्वारा किसी अन्य देश में निवेश किया जाता है। इसमें जो है स्वामित्व और प्रबंधन प्राप्त होता है। जो निवेश करता होता है उसको स्वामित्व और प्रबंधन भी प्राप्त होता है। यह निवेश जो है दीर्घकालिक होता है और ये अस्थायी निवेश होता है। वहीं जो है एफपीआई की बात करें तो एफपीआई एक निवेशक द्वारा किसी अन्य देश में शेयर और बांड में किया जाने वाला निवेश कहलाता है। और इसमें स्वामित्व और प्रबंधन प्राप्त नहीं होता है। यह अल्पकालिक निवेश होता है और अस्थायी निवेश होता है। ठीक है, तो ये दोनों में जो है डिफरेंस है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए भारत नवाचार सूचकांक 2021, यह जो है तीसरा संस्करण है। इसे जारी किया है नीति आयोग ने। तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भारत नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसे तैयार किया है नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान ने मिलकर के इसे तैयार किया है। और इसमें बड़े राज्यों में देखें तो शीर्ष स्थान पर जो है कर्नाटक है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। तीसरे स्थान पर हरियाणा है। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर तमिलनाडु है। यदि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में देखें तो शीर्ष स्थान पर मणिपुर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है। तीसरे स्थान पर मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर चंडीगढ़ है। दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। तो ये याद रखिएगा, खास करके जो है बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किसने जारी किया है इसे भी याद रखिएगा, नीति आयोग ने इसे जारी किया है। चलिए देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए एक राज्य रैंकिंग जारी की गई है। यह केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है सामान्य श्रेणी में शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी प्रदेशों की श्रेणी में बात करें तो इसमें जो है शीर्ष स्थान पर त्रिपुरा है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। डीबीटी मोड में संचालित केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर दादर नगर हवेली तथा दमन दीव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चर्चा में है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आंध्र प्रदेश पहले इस योजना से बाहर हो गया था, लेकिन पुनः इसमें शामिल होने का फैसला किया है। इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके प्रीमियम की बात करें तो रबी फसल के लिए 1.5%, खरीफ फसल के लिए 2% और बागानी फसल के लिए 5% प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2022, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया है और यह उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डिजी यात्रा परियोजना, इसका पहला चरण 15 अगस्त 2022 को प्रारंभ किया गया है और यह जो है बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है। मार्च 2022 तक प्रारंभ करने का प्रस्ताव पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डे पर है।
यह एक जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण को प्राप्त करने हेतु एक परियोजना है। भारत का विकास दर, तो IMF के अनुसार भारत का विकास दर 2022-23 में कितना रहेगा? 7.4% अनुमानित है। चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 किसने जारी किया है? वर्ल्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जारी किया है। शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पर हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 13वां स्थान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली को प्राप्त हुआ है। तो भारत का यह जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो कि 13वां स्थान इसमें प्राप्त किया है। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, इसे जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत का रैंक 135वां है। 2021 में भारत का रैंक 140वां था, 165 देशों में 140वां था। शीर्ष देशों की बात करें तो पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे और चौथा न्यूजीलैंड और पांचवा स्वीडन। निम्नतम देशों की बात करें तो निम्नतम स्थान, एकदम से अंतिम स्थान 146वां स्थान प्राप्त हुआ अफगानिस्तान को, 145वां स्थान प्राप्त हुआ पाकिस्तान को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसका गठन जो है 1971 को किया गया था। यह एक गैर लाभकारी संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चलिए देखते हैं। देखिए, विश्व जनसंख्या संभावना वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट, यह जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र ने, और इसका अनुमान है कि भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़ करके विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। कब तक? 2023 तक। विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, तो नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच गई है। देखिए, हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र वैश्विक स्तर पर लगभग 70% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में 2035 तक इसकी कुल जनसंख्या का लगभग 43.2% भाग शहरी क्षेत्र में निवास करेगा। तो 2035 तक भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 43.2% शहरी क्षेत्र में निवास करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कराकल्पाकस्तान, यह जो उज्बेकिस्तान में स्थित है, स्वायत्तता को प्रतिबंधित करने की सरकार की योजना के विरुद्ध यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान एक जो है लैंड लॉक कंट्री है, इसे याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। यह 5 भू आबद्ध देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और भारत द्वारा दुर्लभ खनिज क्षेत्रों में जो है सहयोग हेतु एक जो है सहमति बनी है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए, संघाई सहयोग संगठन SCO, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, तो इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके विस्तार की संभावना है कि इसमें जो है ईरान और बेलारूस को शामिल किया जाएगा। हालांकि जो नया अपडेट है इसमें ईरान को शामिल कर दिया गया है और बेलारूस को अभी अस्थायी रूप से शामिल नहीं किया गया है। पहली पर्यटन और संस्कृत राजधानी 2022-23 के लिए वाराणसी को घोषित किया गया है। इसकी मेजबानी 2022 में उज्बेकिस्तान द्वारा किया गया है और 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा।
गठन की बात करें तो 2001 में इसका गठन किया गया था और इसके संस्थापक सदस्य रूस, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। ये 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं। उज्बेकिस्तान को 2001 में शामिल किया गया था और 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया है और 2022 में ईरान को शामिल कर दिया गया है। अब कुल जो है इसके 9 सदस्य देश हो गए हैं। बेलारूस को अभी जो है शामिल नहीं किया गया है। पहले जो है कुल 8 सदस्य देश थे, अब कुल 9 सदस्य देश हो गए हैं ईरान को लेकर के। तो चलिए देखते हैं। रूस, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और जो है भारत, ये जो है और साथ ही साथ ईरान, ये 9 जो है इसके सदस्य देश हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, विस्तारित फंड सुविधा, इंटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF, यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो है पाकिस्तान व IMF के मध्य EFF के संदर्भ में एक वार्ता हुआ है और श्रीलंका को IMF द्वारा 3 साल के लिए $1.5 बिलियन की विस्तारित फंड सुविधा प्रदान की गई है। यह क्या है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह जो है IMF की एक ऋण सुविधा है जो भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करने वाले ऐसे सदस्य देशों को जिन्हें समायोजित अवधि से अधिक समय की आवश्यकता होती है को स्टैंड बाई व्यवस्था के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। IMF की स्थापना की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा को SDR कहा जाता है, अर्थात स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हिंदी में देखें तो विशेष आहरण अधिकार के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी मुद्रा को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल। तो इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल, इसमें जो है शामिल हुआ है भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, इसमें शामिल हुआ है। शामिल होने से फ़ायदा ये होगा कि भारत की इंटरपोल के ऑडियो विजुअल आंकड़े तक पहुंच हो सकेगी। मतलब जो इंटरपोल का ऑडियो विजुअल आंकड़ा है वहां तक भारत की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 195 सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ये इंटरपोल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको जो है देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। देखिए, इस वीडियो को यदि आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से देख लिए तो गारंटी के साथ कह रहे हैं एग्जाम में एकदम गर्दा मचा के आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक है इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुई है और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया द्वारा किया गया है और 2023 की अध्यक्षता भारत द्वारा किया जा रहा है। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रयास से किया गया था। इसका कोई अपना मुख्यालय नहीं है। इसमें 19 सदस्य देश हैं और जो है एक यूरोपीय संघ है। टोटल जो है इसमें 20 सदस्य हैं। 19 देशों की बात करें तो कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो है इसके सदस्य देश हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। कभी कभी जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित दिए गए देशों में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो है जो देशों का लिस्ट है ये आपको जो है याद करना है। चलिए देखते हैं। और इसके शेरपा की बात करें तो पीयूष गोयल को इसका शेरपा नियुक्त किया गया था। अब जो है वर्तमान में इसके शेरपा अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत याद रखिएगा, अमिताभ कांत इसके जो है वर्तमान में शेरपा हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वां भारतीय उद्योग परिसंघ है
एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसे 2005 में आरंभ किया गया था और 17 अफ्रीकी देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। चलिए देखते हैं। देखिए 48वां G7 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है और जर्मनी द्वारा आमंत्रित सदस्य हैं अर्जेंटीना, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंडोनेशिया। तो ये जो है 5 देश आमंत्रित हैं, इनका नाम याद रखिएगा। 2019 में यूपीपीसीएस में आमंत्रित देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार और देख लीजिए, अर्जेंटीना, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, अपना प्यारा भारत और जो है इंडोनेशिया, ये जो है आमंत्रित सदस्य थे। ये जो है सदस्य नहीं है, आमंत्रित सदस्य हैं। और G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका भी अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान इसके सदस्य देश हैं। विश्व जनसंख्या में G7 का योगदान 10% है। वैश्विक जीडीपी में इसका 31% योगदान है और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 21% योगदान है। चलिए देखते हैं। देखिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल, इसकी शुरुआत नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन सुमन बेरी द्वारा किया गया है, जो कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। इसका उद्देश्य है एशिया और अफ्रीका में बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देना है, मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम में स्थित है। चलिए देखते हैं। देखिए भारत बांग्लादेश 52वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता, इसका आयोजन बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व पंकज कुमार सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि BSF के महानिदेशक हैं। इसका उद्देश्य है सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना तथा सीमा पार शांति सुनिश्चित करना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में किया गया है। इसका उद्देश्य है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना। चलिए देखते हैं। चलिए अब पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए यूरोप में अभी हाल ही में वनाग्नि की कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसे पर्यावरण त्रासदी के रूप में स्पेन के द्वारा घोषित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे हाल के समय में सबसे बड़ी आपदा कहा है। आगे देखते हैं। देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 SDG इंडेक्स 2022, इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष 10 देशों में सभी यूरोपीय देश हैं। पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। भारत का रैंक 121वां है। SDG 2 में भूखमरी को शामिल किया गया है, शून्य भूखमरी। SDG 3 में उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की बात की गई है। SDG 6 में स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता की बात की गई है। इसमें जो है रिपोर्ट में बताया गया है कि सुधार हुआ है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि SDG 2 का संबंध किससे है, SDG 3 का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। शायद जो है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है कि SDG 6 का संबंध किससे है। तो उसमें जो है ऑप्शन में जल दिया था, तो जल सही ऑप्शन था। तो इसको भी याद लो, ठीक से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रदर्शन में गिरावट आई है SDG 13 में, जो कि जो है जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। SDG से संबंधित कुछ फैक्ट देखें तो यह जो है वैश्विक लक्ष्य भी इसे कहा जाता है। इसमें कुछ जो है 17 लक्ष्य को शामिल किया गया है और इसे जो है 2015 में UN के द्वारा अपनाया गया है और 2030 तक जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, यह जो है दूसरा संस्करण है इसका आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया है और मेजबानी पुर्तगाल और
केनिया के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया है, याद रखिएगा। लिस्बन घोषणा पत्र में एसडीजी 14, देखिए एसडीजी 14 का यहाँ उल्लेख है जो कि जलीय जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, इस पर जो है बल दिया गया है। पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 2017 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2022, इसका आयोजन इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। इसका थीम है जोखिम से लेकर के लचीलेपन तक, एक कोविड-19 रूपांतरित दुनिया में सभी के लिए सतत विकास की ओर। इसका ये जो है थीम है, याद रखिएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क का आयोजन शेंडाई जापान में 2015 में किया गया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण से है, और इसका आयोजन जापान के शेंडाई में 2015 में हुआ था। यह स्वैच्छिक एवं गैर बाध्यकारी समझौता है जो कि 15 वर्षों के लिए किया गया है। 2015 से 30 तक जो है ये लागू रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया, यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग 4 गुना से अधिक बढ़ सकती है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का आकार 2030 तक 8 बिलियन तक पहुंच सकता है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए चेनकुरिंजी, यह जो है वनस्पति है जिसके संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। यह सिंदुरानी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, और सिंदुरानी वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। सकुराजिमा ज्वालामुखी, यह जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित है। इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवॉल्केनो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। इसमें उच्चतर स्तर का अलर्ट जारी किया जाता है। इससे पहले केवल पोलियो और सार्स कोव 2 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। यह एक जूनोटिक रोग है, अर्थात जानवरों से मनुष्यों में संचारित होने वाला रोग है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी ने देश में पहली बार इसके वायरस स्ट्रेन को पृथक किया है। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने देश में पहली बार इसके वायरस स्ट्रेन को पृथक किया है। बादल फटने की घटना जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ है, इससे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई है। बादल फटना उसे कहते हैं जब अत्यंत कम समय में अत्यधिक मात्रा में बारिश हो जाती है, एकाएक बारिश हो जाती है, तो उसे बादल फटने की घटना कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए मारबर्ग वायरस के संक्रमण की पुष्टि घाना में की गई है। यह जो है संक्रमण इबोला वायरस की तरह है। इसमें जो है घातक रक्तस्रावी बुखार होता है। इसका वाहक है राउसेटस फ्रूट चमगादड़ है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इसका वाहक चमगादड़ है। और इसका जो है संक्रमण की पुष्टि कहाँ की गई है? तो घाना में जो है संक्रमण की पुष्टि की गई है, जो कि अफ्रीकी देश है। यन ट्रीट टेक्नोलॉजी, तो यन ट्रीट टेक्नोलॉजी का विकास आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। इसका कार्य है सीवेज उपचार करना, और इसमें फिल्टर के रूप में नारियल फाइबर का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए लाइट माल्टेज अल्बाट्रोस, यह जो है एक समुद्री पक्षी है जो कि अंटार्कटिका समुद्रों का मूल निवासी है। इसे हाल ही में जो है रामेश्वरम और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के आसपास देखा गया है, अर्थात भारत के दक्षिण तट पर इसे देखा गया है, जो कि एशिया में इसे पहली बार देखा गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है
कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पक्षियों के प्रवासन को बढ़ावा मिल रहा है। नौरोबी मक्खियाँ, इन्हें केनियाई मक्खियाँ या डैगन बग भी कहा जाता है। पूर्वी सिक्किम में त्वचा के संक्रमण के लिए ये उत्तरदायी हैं। फसलों को खाने वाले कीटों पर यह हमला करती हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए फायदेमंद है। ये फसलों को जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं, काटती नहीं है। त्वचा पर जब बैठ जाती हैं तो एक अम्लीय पदार्थ छोड़ती हैं, जिसके कारण जो है जलन होता है। सैंड फिश जो है प्रवासी मीठे पानी की मछली है। यह विलुप्ति के कगार पर है। यह केवल दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है और नदियों को साफ रखने एवं खाद्य जाल को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। चलिए देखते हैं लाल पांडा वृद्धि कार्यक्रम। तो लाल पांडा वृद्धि कार्यक्रम यह जो है इसके आबादी बढ़ाने हेतु लाल पांडा की आबादी बढ़ाने हेतु यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसे जो है पद्मजा नाडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ किया गया है। लाल पांडा के संवर्धन हेतु देश में किया गया यह पहला प्रयास है। आयुसीएन द्वारा इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में घोषित किया गया है और कानूनी संरक्षण इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रदान किया जाता है। तो यार चलिए कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देखिए SMACS 0723 आकाशगंगा, इसका जो है एक छवि का अनावरण है जो बाइडन के द्वारा किया गया है और ये जो छवि है इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था। यह 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी आकाशगंगा समूह है। तो इसे याद रखिएगा, यह जो है एक गैलेक्सी समूह है। देखिए POEM प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म है POEM का फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसे इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। PSLV के चौथे चरण से इसे निर्मित किया गया है। इसरो का प्रायोगिक प्लेटफॉर्म है यह। इसकी सहायता से अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट 17A, इसमें कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। 4 युद्धपोत का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा किया जाएगा और 3 युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा किया जाएगा। इसका जो चौथा युद्धपोत है उसका नाम है INS दूनागिरी। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया है और इसका नामकरण है दूनागिरी पर्वत चोटी, जो कि जो है उत्तराखंड में है। इसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है और 75% यह स्वदेशी है। प्रथम युद्धपोत की बात करें तो प्रथम युद्धपोत का नाम INS हिमगिरी था। युद्धपोतों का नामकरण पर्वत चोटियों पर किया जा रहा है। तो इसके तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। पहला युद्धपोत हिमगिरी है और चौथा युद्धपोत जो हाल ही में जो है जिसका उद्घाटन हुआ है उसका नाम है दूनागिरी। चलिए देखते हैं ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ये जो है मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है। इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए इसका निर्माण किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए सर्वा बैग भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। इसका विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसे मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाता है और सर्वाइकल कैंसर एक जो है यौन संचारित कैंसर है। इसका मुख्य कारक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो याद रखिएगा, महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है वह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा होता है। यह जो है एक यौन संचारित कैंसर है और इसके जो है सुरक्षा के लिए एक जो है भारत के द्वारा पहला वैक्सीन निर्मित किया गया है जिसका नाम है सर्वाबैक याद रखिएगा, सर्वाबैक। चलिए देखते हैं एंथ्रेक्स का प्रकोप। अभी हाल ही में केरल में एंथ्रेक्स का प्रकोप देखने को मिला है जिसके जीवाणु का नाम है
बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण एंथ्रेक्स जो है रोग होता है। यह जो है प्रभावित करता है प्लीहा को, श्वसन तंत्र को, त्वचा, आंत, मस्तिष्क इत्यादि को प्रभावित करता है। इससे जो है मनुष्य के साथ साथ है घोड़े, भेड़, मवेशियां और सूअर भी संक्रमित होते हैं। 2001 में इसे जैव आतंकवाद एजेंट के रूप में प्रयोग किया गया था। इसके लक्षण हैं फफोले पड़ना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, उल्टी, पेट दर्द और अतिसार। ये इसके कुछ लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। क्षय रोग उन्मूलन लक्ष्य अर्थात जो है टीबी उन्मूलन लक्ष्य WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2030 तक इसे उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है और भारत के द्वारा 2025 तक इसे उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर की वैश्विक रैंकिंग, इसमें जो है शीर्ष 500 में भारत के मात्र 3 सुपर कंप्यूटर को ही स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं? पहला है परम सिद्धि, दूसरा है परम गंगा और तीसरा है प्रत्यूष। ये 3 सुपर कंप्यूटर भारत के ऐसे हैं जिनको शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 100 में भारत का कोई भी सुपर कंप्यूटर स्थान बनाने में सफल नहीं हो पाया है। शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में चीन और अमेरिका की 2/3 हिस्सेदारी है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है। चलिए देखते हैं। अभ्यास अभ्यास एक जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। इसका डिजाइन और विकास DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप स्टोन उपग्रह, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रमा के अध्ययन हेतु इसे लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस कार्यक्रम का यह एक हिस्सा है, आर्टेमिस कार्यक्रम। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ राज्य घटनाक्रम है, इसको देख लेते हैं। मिशन कुशल कर्मी, मिशन कुशल कर्मी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। निर्माण कार्य के जो श्रमिक हैं उनके कौशल उन्नयन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। सहभागिता योजना, तो सहभागिता योजना दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। ये जो है कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों की भागीदारी बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा जुलाई 2022 में किया गया है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। यह 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। देखिए ये जिले हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस गुजरेगा, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो सारे फैक्ट जो है याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। फैमिली कार्ड, फैमिली कार्ड को जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी उन्मूलन हेतु जारी किया गया है। इस कार्ड की मदद से सरकार उन परिवारों की पहचान करेगी जिसके पास कोई सरकारी नौकरी या किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार प्रदान करने का प्रयास करेगी। चलिए देखते हैं। देखिए हर घर जल जिला, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला जिला बना है, तो इसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन। 100% नल कवरेज प्राप्त कर लिया है 3 राज्यों ने। पहला है गोवा, दूसरा तेलंगाना और तीसरा है हरियाणा। 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 100% नल कवरेज प्राप्त कर लिया है। एक है अंडमान निकोबार, दूसरा है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव और तीसरा पुडुचेरी है। चलिए देखते हैं। देखिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला
देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ये जो है पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह इसने ली है और इसके जो है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की थी और इन्होंने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित मसौदा प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? के कस्तूरी रंगन के द्वारा की गई थी। महिला वित्तीय संस्थान, तो यह राजस्थान का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान है। यह समझौता राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका और तेलंगाना सरकार की संगठन स्त्री निधि के मध्य समझौता हुआ है। तेलंगाना की महिला कोष मॉडल के बाद राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा और उद्यमों के लिए ऋण प्राप्त होगा इससे। ठीक है, महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान में स्थापित किया गया है। अर्न विद लर्न यह कहाँ पर शुरू किया गया है? यह त्रिपुरा में शुरू किया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष आयु के छात्रों के नामांकन को प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालय चलो अभियान का यह एक हिस्सा है। इसमें एक ड्रॉप आउट छात्र का नामांकन कराने पर स्वयं सेवकों को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अर्थात जो बच्चे जो है स्कूल छोड़ चुके हैं उनका यदि नामांकन किसी स्वयं सेवक के द्वारा करवाया जाता है तो पुरस्कार के रूप में उसे 500 रुपया प्रदान किया जाएगा। इस योजना का नाम है अर्न विद लर्न। त्रिपुरा सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। स्वनिर्भर नारी योजना, इसकी शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है। ये जो है स्वदेशी बुनकरों के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, इसकी विजेता हैं पल्लवी सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली हैं। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह, याद रखिएगा। जानवी डांगेती, ये पोलैंड से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जो कि आंध्र प्रदेश की मूल निवासी हैं। चलिए आगे देखते हैं। गीता गोपीनाथ रघुराम राजन के बाद IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। 2018 में IMF की ये मुख्य अर्थशास्त्री थी 2018 में, और 2021 में IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक बनी थी। टी राजा कुमार, ये भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर के निवासी हैं। इनको FATF अर्थात जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह जो है मार्कस प्लियर का स्थान लिए हैं। चलिए देखते हैं। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। इनका उम्र जो है 45 वर्ष है। भारत में इस संवैधानिक पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इंदर मिटगिल, ये जो है भारतीय नागरिक हैं। इनकी नियुक्ति विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हुआ है। ये जो है कौशिक वसु के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले केवल दूसरे अर्थशास्त्री हैं। रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ ने विश्व बैंक की सहयोगी संस्थान IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था। चलिए देखते हैं। देखिए केतन जी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय में
सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला हैं? तो याद रखिएगा केतन जी ब्राउन जैक्सन। ये जो है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में 116वीं न्यायाधीश हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सुशोभन बनर्जी, इनका कोलकाता में निधन हो गया है। ये 1 रूपी डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। लगभग 60 वर्षों तक रोगियों के इलाज के लिए केवल 1 रुपये लेने के लिए जाने जाते थे। इनको जो है पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पी गोपीनाथ नायर, यह जो है स्वतंत्रता सेनानी एवं गांधीवादी थे। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हिस्सा लिया था और भूदान और ग्रामदान आंदोलन में भी अपना योगदान दिया था। इनको जो है 2016 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अतुलानंद गोस्वामी, इनका भी निधन हो गया। यह जो है लेखन से संबंधित थे, एक लेखक थे। 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं। मोहम्मद बरकिंडो का निधन हो गया, जो कि ओपेक के महासचिव थे। भूपिंदर सिंह का निधन हो गया, जो कि एक गायक थे। चलिए कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। देखिए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसकी घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में की गई है। सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है और स्पेशल मेंशन पुरस्कार है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुरारई पोट्रू थी। कौन थी? सुरारई पोट्रू, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद के आर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है सूर्या को और अजय देवगन को संयुक्त रूप से मिला है। सूर्या को सिरारई पोट्रू के लिए मिला है और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए फेमिना मिस इंडिया 2022, तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का 58वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है। इसकी विजेता सिनी शेट्टी हैं, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं, और फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत हैं, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। सेकंड रनर अप सिनाता चौहान है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ये जो है फेमिना मिस इंडिया 2022 से संबंधित फैक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, इससे जो है दिया मिर्जा को सम्मानित किया गया है और अफरोज शाह को सम्मानित किया गया है। इन दोनों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है पर्यावरण सुरक्षा हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिया मिर्जा पर्यावरण हेतु यूएन सद्भावना राजदूत हैं और अफरोज शाह यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेता हैं। चलिए देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर को प्रदान किया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार रिम पैक 2022 अभ्यास, रिम पैक का फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक। यह जो है एक नौसैनिक अभ्यास है, जो कि द्विवार्षिक है। इसका आयोजन अमेरिका के पर्ल हार्बर में किया गया है। इसमें जो है भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS सतपुड़ा और P-8I विमान शामिल हुआ है। इसमें कुल 28 देश शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा अमेरिका के पर्ल हार्बर में इसका आयोजन हुआ है। मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इसका आयोजन अंडमान सागर में हुआ है और यह जो है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ है। अर्थात जो है जापानी और भारतीय नौसेना के मध्य मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। देखिए कुछ चर्चित पुस्तक हैं। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ
डिस्कार्ड। इसके जो है लेखक जे सिंह हैं। बियॉन्ड द मिस्टी बेल, इसकी लेखक आराधना जौहरी हैं। चलिए कुछ चर्चित दिवस देख लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। देखिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है, जिसका थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। तो ये जो थीम है ये इम्पोर्टेंट होता है, थीम से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो थीम पर जो है ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है 8 बिलियन की दुनिया। 8 बिलियन की दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और 2022 का इसका थीम है भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। इसका थीम है डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर, ये इसका थीम है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है, जिसका थीम है हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है, जिसका थीम है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं। देखिए अडानी स्पोर्टलाइन भारतीय ओलंपिक संघ के साथ है एक आधिकारिक भागीदार बना है, जो कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, हांगजो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए भागीदार रहेगा। यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि नफ्तालिन बेनेट का स्थान ग्रहण करेंगे। ऑपरेशन नार्कोस, इसे याद रखिएगा, यह जो है आरपीएफ के द्वारा नशीली पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रारंभ किया गया है। शेख मोहम्मद सलेम अल सबाह, ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत लंबा नाम है, देखिए याद हो जाएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के कौन हैं? देवेंद्र फडणवीस हैं। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता को गेल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एमएसई बैंक कौन सा है? तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड है विश्व का सर्वश्रेष्ठ एमएसई बैंक, और इसे यूरो मनी द्वारा घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं। सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार, यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किया गया है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर को प्रदान किया गया है। गोल्डन वीजा यूएई के द्वारा कमल हसन को प्रदान किया गया है। P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी, इसे रक्षा मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है कलकत्ता में हुगली नदी में। यह जो है दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। चलिए देखते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जुड़ने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। श्रेया लेंका जो कि उड़ीसा के रहने वाली हैं, दक्षिण कोरियाई लड़की समूह ब्लैक स्वान में शामिल होने वाली भारत में पहली के पॉप स्टार बनी हैं। चलिए देखते हैं, श्रेया लेंका हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह है। तो बताइए, भारत का 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, याद रखिएगा। चलिए कुछ खेल परिदृश्य देख लेते हैं, खेल से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। देखिए वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं। मोहम्मद शमी सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्रिकेटर
इयोन मॉर्गन, क्रिकेटर इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। कोशानो मेमोरियल 2022, तो कोशानो मेमोरियल 2022 का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नवजीत कौर ढिल्लो, जो कि डिस्कस थ्रोवर हैं, भारत की हैं, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। भारत इंग्लैंड एक दिवसीय श्रृंखला, भारत इंग्लैंड एक दिवसीय श्रृंखला जो जुलाई में आयोजित हुई है इंग्लैंड में, उसका विजेता भारत है। भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय श्रृंखला में विजेता भारत रहा है। देखिए, एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बहरीन में आयोजित हुआ है और भारत का स्थान इसमें जो है दूसरा है, पुरुष और महिला दोनों का। और भारत द्वारा कुल 22 पदक जीता गया है, जिसमें 4 स्वर्ण पदक हैं। स्वर्ण पदक प्रियंका एरजू, अंतिम और सुजीत के द्वारा जीता गया है। चलिए देखते हैं अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है। दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता है और भारत के कुल 25 पदक हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक हैं। पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022, इसका आयोजन सर्बिया में किया गया है और इसके विजेता आर प्रज्ञानंद हैं, जो कि जो है भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसका आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? चेन्नई में। इसमें कुल 187 देश भाग लेंगे। सिंगापुर ओपन 2022, तो सिंगापुर ओपन 2022 का विजेता कौन है? पीवी सिंधु हैं और उप विजेता चीन की वांग झीई हैं। सिंधु साइना नेहवाल के बाद यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में हुआ है और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क के एक्सल्सन ने पुरुष एकल खिताब जीता है। महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो थाईलैंड के इंतानो ने महिला एकल खिताब जीता है। चलिए देखते हैं एलोरा कप 2022, एलोरा कप 2022 ये जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। इसका आयोजन कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुआ है और भारत ने कुल 14 पदक जीता है, जिसमें 2 स्वर्ण पदक हैं। अल्तानिया पठान और गीतिका ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम डायमंड लीग मीट 2022, इसका आयोजन स्वीडन में किया गया है। विजेता है एंडरसन पीटर्स, जो कि जो है 90.31 मीटर भाला फेंकने में कामयाब हुए हैं, ग्रेनेडा के हैं। और उप विजेता नीरज चोपड़ा हैं, जो कि 89.30 मीटर ही भाला फेंक पाए थे और ये जो है उप विजेता रहे हैं। इनको सिल्वर मेडल मिला है और एंडरसन पीटर्स को गोल्ड मेडल मिला है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन अमेरिका में हुआ है और इसके भी विजेता एंडरसन पीटर्स हैं, ग्रेनेडा के। इन्होंने जो है 90.54 मीटर तक भाला फेंका है और उप विजेता नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंका है। चलिए देखते हैं। देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहली बार मेजबानी गुजरात के द्वारा की जाएगी 27 सितंबर से 10 अक्टूबर में। या पिछला संस्करण इसका केरल में किया गया था 2015 में। तो याद रखिएगा 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन केरल में 2015 में किया गया था और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। गुजरात इसका पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन फिनलैंड में किया गया है और स्वर्ण पदक विजेता हैं भगवानी देवी, जो कि जो है 94 वर्षीय हैं और यह हरियाणा की रहने वाली हैं। 100 मीटर स्प्रिंग दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
विश्व खेल प्रतियोगिता 2022। विश्व खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया है। मिश्रित टीम तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। चलिए देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा, फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। चलिए देखते हैं जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने स्टुअर्ट ब्राड के एक ओवर में 29 रन बनाया है और ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। और रोहित शर्मा लगातार 13 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी जापान के टोक्यो द्वारा की जाएगी। और बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये जो है हमारा जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। यदि इसका PDF नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 7002728744 इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका शुल्क जो है 25 रुपया रखा गया है, बहुत कम रखा गया है। और वीकली जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहेगा। और दिसंबर तक हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जल्द से जो है जल्द दिसंबर तक का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाए। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है रिवीजन करिए, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। 100% गारंटी है कि 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से इसको संकलित किया गया है। तो इसको आप लोग जो है मेहनत करके जो है तैयार कीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। यदि आप कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं तब भी काम चल जाएगा। ये 2-3 मैगजीन का जो है निचोड़ है। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है तैयार कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।